Good morning, friends. Welcome back to my channel. And this is the current affair for 21st June 2021. And I welcome you all in this session. And I hope that you have liked the video that I have posted yesterday. And so let's move on to the present day current affair. And yesterday I have got an additional point from one of my friend that he told me to take this session as bilingual. So I am going to use both the languages, English as well as Hindi, from today in this particular session. सो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत करंट अफेयर सेशन की एक वंडरफुल कोट के साथ। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि अगर आप अपने फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। सो इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको लाइफ में फेलियर मिल रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में हार रहे हैं, तो बिल्कुल भी उदास मत होइए, बिल्कुल भी घबराइए मत। आप एक बार नज़र डालकर देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रह जा रही है हर बार आपको सक्सेस अचीव करने में, जो आपको रोक रही है। उस पर काम कीजिए और अपने आप को हर दिन पिछले बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए, जिससे कि आप हर दिन कुछ नया सीख सकें। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए एक जुनून रखिए अपने अंदर, और सफलता आपको अवश्य मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी और ज़रूर ही मिलेगी। बस लगे रहिए अपने सपनों की ओर और देखते रहिए कि कितनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन की। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। तो सबसे पहले हम द हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस को समझते हुए चलेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़, विच इज़ अबाउट द स्टेट ऑफ असम। नाउ असम इज़ गोइंग टू अप्लाई पॉपुलेशन नॉर्म्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स। नाउ बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये इस बारे में है कि ये जो नई सरकार बनी है अभी असम में, जहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी उनका फ़ायदा उन लोगों को दिया जाएगा जो कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। एंड so the Assam will apply population norms to all government schemes very soon, and it has been declared by Chief Minister Hemant Biswa Sarma. And the number of children per woman or family would be kept on the higher side but would gradually be brought down, the Chief Minister added. The condition would initially not apply to people from the tea garden community, the scheduled castes and the scheduled tribes. तो ये जो डिक्लेरेशन है इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी इस स्टेट में लागू होने वाली है, इसमें टी गार्डन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, जो स्केड्यूल्ड कास्ट्स को बिलोंग करने वाले लोग हैं और जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड न्यूज़। It says about that High Court directs National Human Rights Commission to examine complaints of Bengal violence. अभी जो कंप्लेंट्स आई थी बंगाल में हो रहे दंगों की, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, कहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से कि उस बारे में एग्जामिन किया जाए, उस बारे में एक डिटेल्ड वेरिफिकेशन किया जाए कि क्या था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। सो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है हमारे लिए जानना कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये क्या है। क्योंकि बहुत से जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि IAS के एग्ज़ाम में मेंस में क्वेश्चन पॉसिबल है कि राइट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स फंक्शंस एंड means everything about it can be asked in many exams. So let's discuss about it now. So National Human Rights Commission of India is an independent statutory body that has been established on 12 October 1993 as per provisions of Protection
of Human Rights Act 1993 and which was later amended in 2006. तो क्या कह रहा है यहाँ पे ये? इसका मतलब ये है कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखिए हमारे जो हमारे देश में जो है दो तरीके की बॉडीज़ होती हैं। एक होती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश की हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 324 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस बारे में इलेक्शन कमीशन के बारे में उस आर्टिकल में बताया गया है। एंड इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा उसे एस्टेब्लिश किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो इसीलिए जो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसे एक एक्ट के तहत पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। एंड इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? 12 अक्टूबर को 1993 में। As per the provisions of Protection of Human Rights Act 1993, जिसको बाद में अमेंड किया गया। सो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे नए होंगे जिन्हें अमेंडमेंट का मतलब नहीं पता होगा। सो अमेंडमेंट का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग एक्ट में कुछ चेंजेस लाना। जैसे कि अमेंडमेंट्स हमारी गवर्नमेंट करती रहती है कि फॉर एग्जांपल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो उस टाइम पे उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस टाइम की जो नीड्स थी, जो लोगों की उस टाइम पे ज़रूरतें थी, उनको देखते हुए उसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए होंगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए है, देश के लोगों के बेनिफिट के लिए ये प्रोविज़न डालना चाहिए। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे डाले गए थे, DPSPs डाले गए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो उसी तरीके से अब जैसे जैसे हमारा वक्त बीतता है, अब जैसे हमारी इंडिपेंडेंस को 2022 में 75 ईयर्स हो जाएंगे। सो जैसे जैसे समय बीतता है तो लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की नीड्स बदली होंगी तो कुछ बदलाव की ज़रूरत हुई होगी कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो वो जो बदलाव हमारी सरकार करती है वो अमेंडमेंट्स के थ्रू करती है। मीन्स जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस प्रेजेंट नीड्स को देखते हुए कर दिए जाते हैं। सो उसे अमेंडमेंट बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अमेंडमेंट की गई थी 2006 में। नाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली, that is 25 years. It has completed 25 years on October 12, 2018 and इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बहुत से एग्जामिनेशंस में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो सिंपल सा आंसर है कि NHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। एंड इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है दैट इट इज़ द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। That is the rights related to life, liberty, equality, dignity of the individual that is guaranteed by Indian Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. So इसका जो काम है वो यही है कि कहीं पे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका उनको वायलेट तो नहीं किया जा रहा है और उन सभी राइट्स को जो है बनाए रखना इसका कर्तव्य है। Now let's move on to the next wonderful news of the day. The news is about the state of Rajasthan and यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है जो कि हम सभी को भी हम सभी को भी फॉलो करनी चाहिए है बेटर एनवायरनमेंट के लिए एंड क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। So the news is saying that Rajasthan women vow to nurture green family. ये green family का concept क्या है आइए समझते हैं। Having took a pledge to treat the plants as green members of their families, 100 women each in 33 village panchayats of Taranagar block in Rajasthan's Churu district planted a total of 5,100 saplings earlier this week to mark the World Day to combat desertification and drought. अगर आपने मेरा कल का सेशन देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था आपको सेल्फ सर्च करने के लिए एंड वो क्वेश्चन था कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट कब सेलिब्रेट किया जाता है।
ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने कमेंट्स में अपने आंसर्स को दिया होगा। सो उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान की 100 वुमेन्स ने, जो कि 33 विलेज पंचायत से आती हैं ऑफ तारानगर ब्लॉक इन राजस्थान चुरू डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने 5100 सैपलिंग्स को प्लांट किया इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एंड आई होप कि हम सभी को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए पृथ्वी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ काट रहा है, घर बनाने के लिए वो पेड़ काट रहा है, फैक्ट्रीज़ लगा रहा है, जिन फैक्ट्रीज से जो है हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। सो ये सभी जो है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा डैमेज कॉज कर रहे हैं। सो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ऐसे छोटे छोटे कदम अगर हम सभी उठाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या को बहुत ही आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एंड साथ ही में ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली न्यूज़ हम कह सकते हैं एंड हम सभी को इसे फॉलो करना चाहिए है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी फैक्ट से रिलेटेड इसी न्यूज़ से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है जो कि हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स रीड इट। Shyam Sundar Jani, the recipient of this year's Land for Life Award of the United Nations. So United Nations का ये जो अवार्ड है Land for Life Award, इसको किसने विन किया है? श्याम सुंदर ज्ञानी ने। एंड इन्हें किस लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, आइए जानते हैं। He guided the volunteers in preparing the soil, selecting the saplings and planting them with care. सो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने ये जो वॉलंटियर्स आगे आए थे इन सैपलिंग्स को प्लांट करने के लिए, इन्होंने उन्हें गाइड किया कि किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर करना है, किस तरीके की सैपलिंग्स को सिलेक्ट करना है और कितनी केयर के साथ उन्हें प्लांट करना है। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन conferred the award on Mr. Jani, an associate professor at Government Dangar College, Bikaner, in recognition of his contribution to promote familial forestry, relating the tree with the family. ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है familial forestry का, जिसमें कि माना जाता है कि जो ट्री है वो हमारे परिवार का एक हिस्सा ही है। ठीक। So the award has put the spotlight on land restoration and conservation through exemplary efforts for improving the relationship of communities with nature. Now, I hope आपको ये समझ में आई होगी ये न्यूज़। So let's move on to the next one. The next news is about the debate around gain of function research. So I hope आपको ये टाइटल देख के थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बहुत ही ध्यान से सुनिए। So let's move on कि यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। With the re-emergence of the lab leak origin theory for the SARS-CoV-2, questions are also being raised on what gain of function research is and whether the benefits of conducting such research outweigh the risk of pathogens escaping from labs. The Wuhan Institute of Virology was said to have conducted gain of function research on coronaviruses. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी सुना होगा कि अमेरिका भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका एक्चुअल में क्या ये एक लैब लीक था या फिर एक नेचुरल फिनोमिना था कि जिसकी वजह से ये वायरस इतनी तेज़ से स्प्रेड हो रहा है, इतने सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं इस वायरस की वजह से। अब क्योंकि ये जो लैब लीक ऑरिजिन थ्योरी है ये दोबारा से रीएमर्ज हो गई है, सभी लोग हम सभी के अंदर ये है ये एक चीज़ कि हम सभी जानना चाहते हैं कि इस वायरस का ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए हैं कि ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो है, जो कि मैं अभी समझाऊंगी कि ये है क्या, ये इसका क्या बेनिफिट है ऐसी रिसर्च करने का, एंड क्या ऐसी रिसर्च करने से ये जो पैथोजेंस हैं जैसे कि कोरोना वायरस है, क्या ऐसे पैथोजेंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर में। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होती है। इन वायरोलॉजी, gain of function research involves deliberately altering an organism in the lab
altering a gene, or introducing a mutation in a pathogen to study its transmissibility, virulence and immunogenicity. वायरोलॉजी की स्टडी में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पेशीज़ में हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसके जीन में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, या फिर उसमें उसके उस पैथोजन में कुछ म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। जैसे कि आपने अभी अभी सुना होगा कि कोविड के न्यू वेरिएंट्स जो हैं, एक यूके में जो कि अल्फ़ा वेरिएंट था पाया गया था, एंड जो इंडिया में पाया गया था वो था डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से अभी मई में काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई थी, ऑक्सीजन क्राइसिस आ गई थी। सो म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद में चेंजेस करता है। जैसे कि हम सभी ने डार्विन्स थ्योरी के बारे में पढ़ा है कि हर जो स्पेशीज़ होती है, हर एक स्पेशीज़ वो अपने एनवायरनमेंट के में खुद को जो है सरवाइव करने के लिए दे डू एफर्ट्स, एंड जो उन एनवायरनमेंट की कंडीशंस में सरवाइव कर पाता है वो ही आगे प्रोसीड करता है, ठीक। तो यहाँ पे म्यूटेशन वही है कि लैब में जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पेशीज़ को कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ म्यूटेशंस की जाती हैं, ताकि स्टडी किया जा सके उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में, उसकी वायरुलेंस के बारे में और उसकी इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में। अब ऐसा माना जाता है कि that this allows researchers to study potential therapies, vaccine possibilities and ways to control the disease better in future. अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है, इसका फ़ायदा क्या है? अब जैसा कि मान लेते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म या किसी स्पेशीज़ के ऊपर आज हम कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लैब में। अब अगर आज कोई रिसर्च होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम रिसर्च करेंगे तो हमें उसके बारे में कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी कि अगर इसमें इसके जीन में इस तरीके का बदलाव किया जाए तो ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसके ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड अगर फ्यूचर में ये कोई डिज़ीज़ का फॉर्म ले लेता है तो हम इस चीज़ पर भी आज ही रिसर्च शुरू कर पाएंगे कि हमें किस तरीके की वैक्सीन्स की ज़रूरत है, किस तरीके की मेडिसिन इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकती हैं। एंड फिर उन सभी वैक्सीन्स पर, मेडिसिन्स पर, एंड वट एवर द थिंग्स दैट विल बी नीडेड टू काउंटर दैट पर्टिकुलर spread of that particular disease, we can do it better now rather than doing it at that time when the virus spreads or when that particular pathogen or organism spreads like the speed of coronavirus. So इसीलिए मतलब इसकी एक एडवांटेज भी है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की। Now next line says that gain of function research involves manipulations that make certain pathogenic microbes more deadly or more transmissible. अब देखिए, हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज कर रहे हैं सो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार एक पॉजिटिव चेंज ही हमको मिले। कभी कभी क्या होता है कि जब ये रिसर्च चल रही होती हैं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, इसमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से जो वो पैथोजन है, जिस पर्टिकुलर पैथोजेनिक माइक्रोब के ऊपर वो रिसर्च की जा रही थी, वो और ज़्यादा डेडली हो जाता है। मीन्स जितना वो पहले खतरनाक था वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक इस तरीके का चेंज उसमें कर दिया गया है कि जितना खतरनाक वो पहले था उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक वो अब हो गया है। एंड उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है वो भी उसका पहले से बढ़ गया है। सो दिस इज डन बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग द वायरस एंड बाय अलाउइंग देम टू ग्रो इन डिफरेंट ग्रोथ मीडियम्स, अ टेक्निक कॉल्ड एज सीरियल पैसेज। ठीक है, तो इसे जेनेटिकली जो जेनेटिक्स में इंजीनियरिंग करते हैं उन लोगों का ये काम होता है। इसे जेनेटिकली एक वायरस को इंजीनियर किया जाता है एंड बाय अलाउइंग देम टू ग्रो इन डिफरेंट ग्रोथ मीडियम्स, एंड इस टेक्निक को बोला जाता है सीरियल पैसेज। एंड जैसे ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है, बिल्कुल वैसी ही एक लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च भी होती है विच इन्वॉल्व्स इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस। इसमें क्या होता है कि अब उसमें हम कुछ गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च थी, इसमें हम इनएक्टिवेट कर देते हैं कुछ म्यूटेशंस को, यानी कि जो म्यूटेशंस ऑर्गेनिज्म में पहले से हो रही हैं उसमें से कुछ म्यूटेशंस को हमने क्या कर दिया, जो पहले एक्टिव थी उन्हें अब हमने इनएक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट लॉस हो जाता है ओरिजिनल फंक्शन का और नो फंक्शन टू द पैथोजन। ओके, यानी कि जो पैथोजन जो पहले फंक्शंस कर रहा था उसमें क्या हो गई, गिरावट हो गई। अब जब म्यूटेशंस होती हैं तो वो जो वायरस का स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर कर देती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शंस हैं वो भी क्या हो जाती हैं, ऑल्टर हो जाती हैं, बदल जाती हैं।
Some of these significant mutations might weaken the virus or enhance its functions. तो अब ये जो सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस हैं, या तो अब इनके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो वायरस वीक हो जाएगा या फिर उसकी फंक्शन और भी ज़्यादा इन्हेंस्ड हो जाएगी, मे बी इट बिकम मोर डेडली और ट्रांसमिसिबल. सो ये अब इंडिया में क्या सिचुएशन है इस चीज़ की, ये हम जान लेते हैं. In India, all activities related to genetically engineered organisms or cells and hazardous microorganisms and products are regulated as per the manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms or genetically engineered organisms or cells rules 1989. Last year, the Department of Biotechnology issued guidelines for the establishment of containment facilities called biosafety labs at 2 levels and 3 levels. The notification provides operational guidance on the containment of biohazards and levels of biosafety that all institutions involved in research, development and handling of these microorganisms must comply with. So जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज़ द मैन्युफैक्चर, यूज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स ऑफ 1989 के अकॉर्डिंग इन सारी एक्टिविटीज़ को जो कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती हैं, इन्हें कंट्रोल किया जाता है. और लास्ट ईयर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने गाइडलाइंस को भी इशू किया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंटेनमेंट फैसिलिटीज़, जिन्हें कहा गया है बायोसेफ्टी लैब्स 2 लेवल्स पर, लेवल 2 एंड लेवल 3. एंड ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कहा गया है कि एक ऑपरेशनल गाइडेंस होती है ऑन द कंटेनमेंट ऑफ बायोहजार्ड्स एंड लेवल्स ऑफ बायोसेफ्टी, कि सभी इंस्टीट्यूशंस को इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है एंड हैंडलिंग करनी है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट जुडिशरी चीफ रेजी विंस ईरान प्रेसिडेंसी इलेक्शंस. नाउ जैसे कि अभी आपने सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि ईरान में प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए इलेक्शंस चल रहे थे. हाँ, तो उसके जो विनर हैं वो बने हैं द जुडिशरी चीफ रेजी एंड ही इज़ द 8th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. Next news is a very good news, I must say. I mean, I'm feeling very happy. That's a very great news that's coming from World Health Organization, and it says that Ebola outbreak in Guinea is over. ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका की गुइनिया, यहाँ पे जो इबोला आउटब्रेक था, इबोला भी एक बहुत ही ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, तो ये ओवर हो चुका है. आई मीन देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल केस लेफ्ट of Ebola in Guinea. So the World Health Organization on Saturday officially announced the end of Guinea's second Ebola outbreak, which was declared in February and claimed 12 lives. Now, let's move on to the important one-liners of the day. So the first one-liner says about that center asks state governments to register cases and invoke the stringent Epidemic Diseases Amendment Act 2020 against those who indulge in assault on doctors and healthcare professionals. सो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि केसेस रजिस्टर किए जाएं और बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जाएं उन लोगों के अगेंस्ट जो कि असॉल्ट करते हैं डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे. एंड किस एक्ट के अकॉर्डिंग? एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 के तहत. Next news is about that Education Ministry releases guidelines for parent participation in home-based learning during school closure. सो ये बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ है. जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं और यदि आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो कि कह रही है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया है कि किस तरीके से पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन भी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर लर्निंग. Next is about Minority Affairs Ministry to launch nationwide जान है तो जहान है awareness campaign on COVID-19 vaccination.
अब यदि आपने मेरा कल का सेशन देखा होगा तो मैंने आपसे बीच में वीडियो के बीच में कहा था कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, जिसमें कि अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर कैंपेन या ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे इस वाली न्यूज़ को लर्न करना कि ये जो कैंपेन है जान है तो जहान है, इट इज़ एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। सो दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. Next news is about Centre's Transgender ID portal, now available in 11 languages including Hindi and English. हाँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी बीच में एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि ये जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं इन्हें इस पोर्टल पे लॉगिन करने में मतलब वो शायद दो ही लैंग्वेजेस थी, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड देयर वाज प्रॉब्लम फॉर दोज पीपल, आई मीन दोज हु अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेजेस एंड दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. सो अब ये जो पोर्टल है ये 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही प्यारी न्यूज़ है, हेल्पफुल न्यूज़ है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूडेड है. Next news is about India Post to issue a special cancellation stamp to mark International Yoga Day. And यहाँ पर एक चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है, एंड वो चीज़ है कि कल हमारा आज इंटरनेशनल योगा डे है, एंड द क्वेश्चन में कम इन एग्जाम दैट इंटरनेशनल योगा डे falls on which day of the year. So it's a very important news. It falls on 21st of June, and I want to tell you one more additional news about this International Yoga Day of this year. It is the 7th International Yoga Day that we are going to celebrate this year. So next news, let's move on to the news about economy and corporate. The first one news says that Department of Industry and Internal Trade Secretary Guru Prasad Mahapatra dies of COVID-related complications at the age of 59. And the next news is about National Internet Exchange of India announces personalized email for .in users. Now let's move on to the news about the world. United Nations General Assembly adopts resolution calling upon Myanmar armed forces to end the state of emergency and ensure transition to democracy. India abstains from voting. सो इसमें ये न्यूज़ कह रही है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें कि म्यांमार में, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले फरवरी से जो वहाँ की नई गवर्नमेंट बनी थी ऑंग सैन स्यू की, उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है मिलिट्री कू ने डिटेनमेंट में ले लिया है, एंड वहाँ पे जो डेमोक्रेसी रूल था उसको पूरा का पूरा एबोलिश कर दिया गया है वहाँ की मिलिट्री के द्वारा. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है कि जो म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस हैं इन्हें जल्द ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है म्यांमार स्टेट में उसे ख़त्म कर देना चाहिए है, एंड बहुत ही पीसफुल तरीके से ट्रांजिशन कर लेना चाहिए है डेमोक्रेसी में, एंड इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग. नेक्स्ट इज अबाउट that I have already told you in the recently that 60-year-old Ibrahim Raisi elected as the new president of Iran, and one more additional news that I want to add here is that he is the 8th president of Iran. Next news is about International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict has been observed on 21st June. तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 21st जून को कौन से 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो एक तो हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एंड ये सेकेंड डे है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्शुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट, I have already told you about this news that Guinea declares end to latest Ebola outbreak that killed 12 people, and this wonderful news has been given by the World Health Organization. देखिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वहाँ पे इस बीमारी ने जो है मतलब ये बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है. ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही कंफर्टिंग बात है.
Next is about International Monetary Fund proposes setting up of an international carbon price floor to help limit global warming. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है एंड इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है प्रपोज किया है कि एक इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर को सेटअप किया जाना चाहिए है ताकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लिमिट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके. एंड द लास्ट न्यूज़ is from the category of sports, and it is a very sad news that athletics legend and Padma Shri winner Milkha Singh dies at the age of 91, and he had won 4 gold medals at Asian Games, 2 each at 1958 Tokyo and 1962 Jakarta Games, and finished 4th in the 400-meter final of the 1960 Rome Olympics. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही एंड आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आज के समय में करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर करंट अफेयर में मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है, जो भी मुझे एग्ज़ाम से रिलेवेंट न्यूज़ मिलती है, मैं वो सब इसमें ऐड करती हूँ एंड मैं डेली इसे और भी ज़्यादा इन्हेंस और भी ज़्यादा इम्प्रूव करके आपके लिए लेकर आती रहूँगी. सो प्लीज़ इसे शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.